दोस्तों को मेरा सलाम पहुँचे। मैं हूँ वाहिद नसीम। आप देख रहे हैं 4TV न्यूज़। मेरे प्रोग्राम 4th व्यू में आपका खैर मकदम करता हूँ और कुछ स्ट्रैटेजिक और कूटनीतिक खबरों के साथ प्रोग्राम की शुरुआत करता हूँ। एक बड़ी खबर पड़ोसी देश की तरफ से आई है। इमरान ने बयान दिया है कि उस पर ज़ोयनी शासन यानी कि इजराइल को कबूल या तस्लीम करने की, उसको मान्यता देने का उस पर भारी दबाव है। जब पत्रकारों द्वारा उससे पूछा गया कि क्या ये दबाव किसी ख़ास देश के तरफ से है, तो नाम खुलकर बताने से बिल्कुल बाज आए। इमरान खान ये इशारा ज़रूर किया कि शायद इसके पीछे सऊदी अरब का उन पर भारी दबाव है कि वो तस्लीम करे इजराइल को। तो भारी दबाव में इमरान खान दिखे, मगर उन्होंने कहा कि मैं किसी भी सूरत में कम से कम अपनी रणनीति, अपनी स्ट्रैटेजी और अपनी जो पहचान है उसको नहीं गंवाऊंगा, यानी कि इजराइल को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान की तरफ से ये बयान आया है। एक और देखते हैं इसमें आगे चल के क्या होता है। शायद बड़े पहचाने वाले हैं, इस पर हम कई प्रोग्राम करेंगे, मगर इससे अगली खबर पर हम चलते हैं। अगली खबर ये है दोस्तों कि आज फिर से चीन जो है वो पलट गया है। चीन ने जिस तरह का बयान दिया था कि लग रहा था कि शायद अपनी अपनी सेनाएं भारत और चीन थोड़ा पीछे हटाएंगे, मगर चीन अपने जो उनका सरकारी अखबार है ग्लोबल टाइम, उसमें फिर से अपनी ज़बान से पीछे हटते हुए लगभग उसने ये कहा है कि भारत पहले यहाँ से अपनी सेनाएं हटाएं फिर बात करेंगे। इसका मतलब जहाँ पहले दिन बात खड़ी थी आज भी वहीं खड़ी है। इसमें कोई भी सुधार या पेशरफ्त नज़र नहीं आती है। मगर इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आज रोशनी का त्यौहार है, दिवाली कहते हैं। दिवाली की आपको मुबारकबाद हो, रोशनी के त्यौहार की मुबारकबाद हो। ऊपर वाला करे कि लोगों के जो अंधेरे जहन हैं उनमें उनको रोशनी मिले और दुनिया में उजाला हो। अलबत्ता फिर भी मेरे पास जो खबरें हैं वो काफ़ी अंधेरे की हैं, तो हम उसी तरफ चलते हैं। मगर इससे पहले प्रधानमंत्री ने ज़रूर जो है वो रोशनी के त्यौहार की मुबारकबाद देते हुए सेनाओं के साथ सरहद पर जाकर सैनिकों के साथ दिवाली मनाई और चीन और पाकिस्तान को इशारे में, मतलब खुल के तो कोई से देश का नाम नहीं लिया है, मगर ये दोनों ही देशों को धमकी मानी जा सकती है कि अगर हम, वैसे तो सीधी बात है कि हम अमन पसंद हैं, बात सुनते हैं और बात कहते हैं, मगर अगर हमको उकसाया गया तो हम प्रचंड जो है वो, इसको हिंदी शब्द है प्रचंड, मतलब इसको बहुत तगड़ा वाला कह सकते हैं आप, जवाब देने की जो है बात कही है प्रधानमंत्री ने कि इसका बहुत माकूल और प्रचंड जवाब देने के लिए भारत के जवान तैयार हैं, भारत की सेनाएं तैयार हैं और हमारा अज़्म जो है वो दुनिया देखेगी। तो कुल मिलाकर बात यह है कि ये एक दिवाली के त्यौहार पर जवानों को मुबारकबाद देते हुए, हौसला बढ़ाते हुए एक इशारा जो है प्रधानमंत्री ने कर दिया है कि चीन और पाकिस्तान अगर बाज नहीं आते हैं तो वो युद्ध के लिए तैयार रहें। तो देखते हैं कितने दिनों बाद ये युद्ध की जो सूरत हाल है वो हमारे सामने आती है। चूँकि अलबत्ता खबरें हमारा मकसद नहीं होता, कूटनीति और स्ट्रैटेजिक खबरों की मैंने बात की है आपको कि मैं कुछ खबरें लेकर आपके साथ हूँगा यहाँ दोस्तों। इसमें स्ट्रैटेजिक खबरों में अभी मैं कूटनीति की खबरें आपको बता रहा था, तो स्ट्रैटेजी की खबर भी सुन लीजिए। इजराइल में एक संगठन होता है जिसे वो कहते हैं WZO, ज़ोनिस्ट वर्ल्ड ज़ोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। ये इनकी मतलब एक विश्व यहूदी सरकार है। तो ये जो आलमी यहूदी सरकार इनकी होती है, इसके अध्यक्ष को चुना गया है। हगेल जो है उसका नाम है और तस्वीर आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो देखिए ये जो शख्स है, इन्होंने बड़ी बड़ी उम्मीदें बंधाई है और कुछ जो इस ऑर्गेनाइजेशन का काम है, इसने कहा है कि दुनिया भर के जहाँ भी यहूदी रहते हैं वो हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं। वो चाहे किसी भी मतलब
अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स यानी कि कट्टरवादी यहूदी हैं या और 11 फिरके हैं, उनमें से किसी से ताल्लुक़ रखने वाले यहूदी हैं। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि हम सब इनके बीच में जो है वो सुलह करवाते रहें। और एक भी दुनिया में यहूदी हमारे लिए बहुत कीमती है, वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा है। और वो मतलब नबियों की ज़मीन, उनके हिसाब से जो है वो यरूशलेम के लिए वो महत्वपूर्ण है और इस स्टेट का बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। और ये उनकी जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है, जो दुनिया भर में लोग रहते हैं, जिनमें से अमेरिका में भी महत्वपूर्ण है, तो ये सब लोग जो हैं वो एक फाइनेंशियल बैकिंग देते हैं, जिसकी वजह से जो है इस स्टेट को बनाए रखना धार्मिक हमारे मूल्यों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक स्ट्रैटेजिक इन्होंने देखिए एक बड़ा कमाल का काम किया है। देख, मैं इसमें कोई नुक्ताचीनी नहीं कर रहा हूँ, इसमें कोई उनको नेगेटिव नहीं बता रहा हूँ। उनकी अपनी जो इनका अपना एक धर्म है, उनकी अपनी जाति के लोग हैं और उनमें कुछ 12 फिरके हैं, तो वो उन 12 फिरकों को इकट्ठा करते हैं और एक बच्चे को भी यहूदी के उस ऑर्गेनाइजेशन से अपने धार्मिक मूल्यों से भटकने नहीं देना चाहते हैं। उनका मतलब बड़े कमाल के तरीके से ये लोग काम कर रहे हैं, ये संगठन। और इसमें जैसे ये मतलब इस तरह नहीं पाए जाते हैं कि जैसे आपने देखा होगा ख़ासतौर से मुसलमानों के अंदर भी फिरके पाए जाते हैं। ये फिरके सब एक दूसरे पर तोहमतें लगाते हैं, इनके मौलाना आपस में लड़ते हैं, मस्जिदों पर लिख दिया जाता है फला हजरात नमाज ना पढ़े, फला हजरात ज़रा अंदर ना आए, फला हजरात ज़रा बाहर रहे। ये सब बातें जो हैं वो मतलब ये अपनी मर्जी होगी, वो अपने पास आप रखिए। मैं तो आपको बता रहा हूँ आपकी बातें जो हैं वो आप कैसे करते हैं। कोई बरेलवी है, कोई देवबंदी है, तो कोई वहाबी है, तो कोई सुन्नी है, पता नहीं मुझे, तो मैं तो खैर किसी फिरके से ताल्लुक़ नहीं रखता हूँ। तो अलबत्ता ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये इनका जो ये WZO यानी कि इनकी ये विश्व की एक सरकार है, जिसमें तमाम बड़े यहूदी जो दुनिया को होल्ड करते हैं वो कारोबारी भी इस सरकार का हिस्सा है। इसकी मीटिंगें होती हैं, ये बाकायदा इन्होंने हेडक्वार्टर बना रखे हैं और इनके हेडक्वार्टर से लोगों को मदद पहुंचती है। लोग अपनी जो एक धार्मिक फीस ये लगाते हैं लोगों के ऊपर, वो इस संगठन के द्वारा इकट्ठी करके यरूशलेम लाई जाती है। और बाकी जो तकनीक और जहाँ से जो जिसको मिलता है वो इस संगठन के ज़रिए जो है आपने जो अपनी एक धार्मिक स्ट्रेंथ है उसको आगे बढ़ाते हैं। यहाँ नाज़रीन एक बात काबिल गौर ये भी है कि ये तो इनके फ़िरकों की अपनी अपनी जिम्मेदारी रही है, तो इसके अलावा एक और बात जो मेरे ख्याल से हमारे लिए दुनिया के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होगी, पर कम से कम भारतीयों के लिए ये एक महत्वपूर्ण खबर हो सकती है। क्योंकि यहाँ ये मिस्टर हैगेल जो है वो ये बयान दे रहे हैं कि जिस तरीके से मैंने पिछले दिनों में देखा है कि भारत से लगभग 15,000 जो लोग हैं वो हमारे भाई हैं, वो आते हैं यहाँ पर और वो 15,000 आते हैं हर वर्ष, मगर उनको हम अच्छे से एंटरटेन नहीं कर पाते हैं, भाषा कम्युनिकेशन को ठीक नहीं कर पाते हैं। हमें हिब्रू पर अपनी जो मौलिक ज़बान है उस पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, फिर ट्रांसलेटिंग के ज़रिए हमें कम्युनिकेट करके कम से कम भारतीय अपने भाइयों के जो उनके बेसिकली देखिए मैं आपको यह भी नाज़रीन बता दूं कि भारत में एक कुकी जाति है जो आपकी मणिपुर के इलाकों में पाई जाती है, वो नॉर्थ ईस्ट में पाई जाती है, वो कुकी पंडित भी उनको कहते हैं या ब्राह्मण कहते हैं, मैं नहीं जानता, मगर कुकी जाति से वो ताल्लुक़ रखते हैं। ये सब जो इज़राइल का जो थिंक टैंक है वो उसको कहता है कि ये हमारा खोया हुआ 12वां कबीला है और ये हमारे भाई हैं, ये सब यहूदी हैं और बड़ी ज़बरदस्त मशीनरी वहाँ पर काम कर रही है। उसके अलावा भी तमाम हिंदुस्तान भर से, मुझे नहीं पता कहाँ कहाँ से जाते होंगे वो जगह, तो मैं तो किसी के पासपोर्ट चेक नहीं करता हूँ या मैंने ऐसा डाटा भी नहीं मांगा है किसी से, सरकार से या किसी एम्बेसी से कि भाई कहाँ कहाँ से लोग इज़राइल जाते हैं। क्योंकि देखिए उनके भाई हैं जिन्हें वो अपने भाई मानते हैं, उनको बुलाते हैं और उन्हें भारी तकलीफ़ है कि लोग यहाँ आते हैं और हम उनके साथ अच्छे से कम्युनिकेट, यानी जिस तरीके से हमें आपस में मिक्सअप होना चाहिए जो हम चाहते हैं, जब तक वो नहीं होगा तब तक जो है मसले का हल नहीं होगा। तो इनकी जो विश्व सरकार है उसकी प्रायोरिटी पर, जिसमें अगर हम इस नए प्रेसिडेंट की जो इनका ज़ोनिस्ट माफ़ कीजिएगा वर्ल्ड ज़ोनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इनकी जो विश्व सरकार है वो उसको
जो है उसकी की अहम पॉलिसियों को डिस्क्राइब करते हुए कम से कम 4 से 5 मिनट ये जनाब जो हैं वो सिर्फ भारत को देते हैं। तो इसका मतलब साफ है कि भारत कम से कम इजराइल थिंक टैंक के लिए, इजराइली मशीनरी के लिए, इजरायली सरकार के लिए, इजरायली नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल हर देश की अपनी एक स्ट्रैटेजी होती है, हर देश की अपनी एक रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाता है। तो ये जो इनका विश्व सरकार है यहूदियों की, वो काफ़ी फोकस कर रही है और वो चिंता में है कि हम क्यों अच्छे से अपने भाइयों को एंटरटेन नहीं कर पा रहे हैं और उनको समझा नहीं पा रहे हैं जो असल हमारा मकसद है, वो मकसद। तो ये एक खबर जो थी वो स्ट्रैटेजिक थी, इससे पहले की खबरें कूटनीति थी। अब थोड़ा सा दोस्तों हम घूमकर वापस आ जाते हैं कुछ ऐसी खबरों पर जो देखिए नाज़रीन, में आपको पता है कि मैं अक्सर वो कोशिश ये करता हूँ कि जो खबरें आपसे छूट जाती होंगी या जिन ऑर्गेनाइजेशंस को, जिन खबरों को आप देखते हैं वो उनको ज़्यादा अहमियत ना देते हों और मुझे लगता है कि इनको अहमियत देनी चाहिए, तो मैं कोशिश करता हूँ कि उनको एक्सप्लेन करूँ कि उनसे क्या हो सकता है, माजी में उनका क्या इतिहास रहा है, मुस्तकबिल में उनके क्या असरात हो सकते हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको रणनीतिक खबरें और स्ट्रैटेजिक मूव और कूटनीतिक जो डेवलपमेंट है वो आपको अपनी भाषा में समझाया करूं। तो यहाँ एक बात आप समझ सकते हैं कि हम वापस भारत आ जाते हैं, अपनी सीमाओं पर आ जाते हैं। लोहा गर्म है काफ़ी, लोहा गर्म होते हुए दो चीज़ें हमको नज़र आ रही है। मैं अपनी राय भी इसमें रखूँगा, पहले सूरत हाल बता देता हूँ क्या है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया है कि भारत जो है वो सीमाओं पर सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है, जबकि भारत के कई जवान शहीद हुए हैं और वीरगति को प्राप्त हुए हैं और कई सिविलियन भी मारे गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो है ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है और भारत की तरफ से भी ये कहा जा रहा है कि भारी तौर पर पाकिस्तान सीज़ फायर का उल्लंघन कर रहा है। नाजरीन, यहाँ तनाव बढ़ रहा है क्योंकि अभी जो हमने एक बैका एग्रीमेंट साइन किया था, तो मुझे लगता है कि कुछ कहीं ना कहीं कुछ जल्दबाजी हो रही है, कहीं ना कोई एक तरफ तो चीन का बैकआउट कर जाना, बात करने के बाद फिर से बैकआउट कर जाना, और ये बैकआउट जो है वो बाइडन को मुबारकबाद देने के बाद करना, ये एक मायने रखता है। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में एक तरफ तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अपनी माशी हालत को लेकर वो काफ़ी परेशान हैं, उनकी माशी हालत ख़राब है। हालांकि डॉलर जो है पिछले एक महीने के अंदर वहाँ लगभग 10 रुपये सस्ता हुआ है, पाकिस्तानी करेंसी में 10 रुपये सस्ता हुआ है, ये एक अलग बात है। मगर वहाँ की जनता संतुष्ट नहीं है, वो महंगाई चिल्ला रही है और ये काफ़ी इमरान के ख़िलाफ़ जा रहा है। इमरान को एक तरफ सऊदी अरब की तरफ से धमकी दी जा रही है कि इजराइल को तस्लीम करे, वरना तो उस पर जो है यकीनी तौर पर उनके जो कर्जा लिया है उसने 3.5% 3% के ब्याज पर सऊदी अरब से जो पैसे लिए हैं $2 अरब, वो $2 अरब वो अपने ब्याज सहित वापस मांगा जा रहा है। यूएई के मांगने की वापस संभावनाएं हैं। और जो अभी चूंकि भारी दबाव में है पाकिस्तान, तो पाकिस्तान अंदरूनी दबाव में है, दूसरी तरफ वहाँ पर जो विपक्षी खेमा है वो पूरी तरह से इस वक्त पाकिस्तान को तोड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है। वो एक अच्छा काम कर रहा है जो पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देना चाहता है। वहाँ का विपक्ष, इसमें से एक मौलाना है, क्या डीजल कहते हैं उसको, क्या कहते हैं वो है, और वहाँ की जो नवाज शरीफ की पार्टी है वो जानती है कि अगर मान लिया इस पाकिस्तान को नहीं तोड़ा गया तो फिर जो है इमरान खान हमेशा के लिए इस पर कब्जा कर सकता है। तो इस वक्त जो है ये फेवर में आता है मौलाना डीजल के भी, और क्योंकि वो भी अच्छे इस्टेब्लिशमेंटों के लिए काम करते हैं, काफ़ी दुनिया भर में लोग उनको जानते हैं, वो दुनिया की स्ट्रैटेजी में अच्छा काम करने वाले इंसान हैं। चूँकि उसकी वजह ये है क्योंकि ऐसे लोगों के जो है एक फ़ायदा और भी होता है, क्योंकि इनके पीछे अंधभक्त होते हैं, उनको अकल होती नहीं है और वो लोग इनकी आवाज़ पर उठ खड़े होते हैं। तो इस्टेब्लिशमेंट जो है, जैसे अमेरिका का इस्टेब्लिशमेंट है या CIA का इस्टेब्लिशमेंट है, वो पूरी तरह से जो है इनका ऐसे लोगों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकता है, करना भी चाहिए क्योंकि ये इस्तेमाल के लायक चीज़ है। तो ऐसे में वहाँ टूट फूट की पूरी संभावना
है वो सरकार को गिराना चाहते हैं, बलूचिस्तान और ये सब कुछ अलग करना चाहते हैं। शायद ये हमारे लिए भी खुशखबरी हो सकती है, क्योंकि अगर अमेरिका इस तरह का बढ़ावा दे रहा है, और ये बड़े वफादार माने जाते हैं CIA के और अमेरिका के, जिसमें नवाज शरीफ खेमा है और कहीं और भी लीडरशिप है वहाँ पे। और ये मौलाना तो बिल्कुल इनके बारे में वहीं की कहानी प्रचलित है कि इनको कोई भी पैसे दे दे तो ये अपना काम कर लेते हैं, अपनी ज़रूरत के लिए, अपनी सत्ता के लिए। घमंड भी काफ़ी है इनकी। भाषा अगर आप सुनेंगे तो ये कहते हैं कि किसी की औकात नहीं है जो मेरे बारे में बोले, क्योंकि मैं सबसे मोहतरम इंसान हूँ, यानी कि सबसे मोहतरम, दुनिया में सबसे इज्जतदार, जिसका एहतराम किया जाना चाहिए वो वही खुद है। तो मुझे लगता है कि नमरूद की भाषा बोलता है। अलबत्ता मेरी अपनी ओपिनियन है जिसे मैं कह रहा हूँ, सीधी बात है। तो देखिए, आपकी अपनी ओपिनियन होनी चाहिए। एक बात नाज़रीन ध्यान से सुनिएगा कि मैं एक मजबूर पत्रकार हूँ, इसे आप मेरी मजबूरी समझ सकते हैं। मैं कई बार बहुत सारी भाषाओं को मेरी बातों को जो मैं कह रहा हूँ वही नहीं समझना चाहिए। इसे कभी अलट पलट कर भी देख कर समझ लेना चाहिए। मेरी बातों को घुमा फिरा कर भी समझना चाहिए। बहुत सारे खबरें मुझे आपको देनी होती है, सबको देनी होती है, मगर मेरी अपनी लिमिटेशंस हैं जिसे मैं क्रॉस नहीं कर सकता। तो कई बार मुझ जैसे पागलों की बातों को उल्टा करके भी देख लेना चाहिए, दाएं पलट कर भी देखना चाहिए, बाएं पलट कर भी देखना चाहिए, और वो कड़ियाँ जहाँ जुड़ती हो उसको खुद ही जोड़ लेना चाहिए और मेरी मजबूरी को समझना चाहिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पर, क्योंकि एक तरफ ये अच्छा मौका है, कम से कम मैं समझता हूँ कि हमारे पास जब पाकिस्तान के अंदरूनी हालात ख़राब हो, सऊदी अरब का दबाव हो और सऊदी अरब की हमारे साथ, कम से कम भारत के साथ अच्छी दोस्ती और इन्वेस्टमेंट के आगे के प्लान हो, ऐसे में पाकिस्तान को और यहाँ जो हमारी रणनीति है गिलगित बाल्टिस्तान लेने की, जो हमारे गृह मंत्री ने हमसे वादा किया है कि वो हमको देंगे लेके, तो हमें ये शायद मुझे लगता है कि वो ये सही वक्त है, क्योंकि एक तरफ तो अमेरिका अंदरूनी मामलों में फंसा है पाकिस्तान, जो उसके अपने लोग, उसके राजनेता टांग खींच रहे हैं। वहाँ के धर्म गुरु जो है वो अपनी एक ऐसी भीड़ को, जिनकी आंखें नहीं होती हैं, उनके सिर्फ कान होते हैं और वो सिर्फ ऑर्डर सुनते हैं, और वो ऐसे ऑर्डर सुनते हैं, उन्होंने एक चेहरा बनाया होता है, उस चेहरे पर जो है वो ख़ास पहचान होती है, उस पहचान की बात मानते हैं। वो एक उनकी जो है वो जो चेहरा एक बनावट है, वो उनकी कोड भाषा है। तो उन्हें एक तरह के आप रोबोट मान सकते हैं पूरी तरह से, उस रोबोट के इशारे पर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा मौका है जब भारत जो है वो अपने तमाम मकासद को पूरा कर सकता है और पाकिस्तान को सबक सिखा सकता है। तो ये हो भी सकता है, बहुत अनकरीब भी हो सकता है। तो मेरी अपनी उम्मीद है, बाकी तो सरकार के अपने फैसले होते हैं, वो जो चाहे करे। अलबत्ता अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि चीन ने जो है वो मना किया है कि वो सरहदों पर जो पहले भारत को अपनी फौजें हटानी होगी तब वो हटाएगा। तो इसका मतलब वो भारत को उकसा रहा है, मोदी जी को गुस्सा दिला रहा है। मोदी जी ने गुस्से में जो जवाब देना चाहिए था वो सरहदों पर खड़े होकर साफ तौर पर पैगाम दे भी दिया है। तो इसका नतीजा क्या होता है, इसका हमें इंतज़ार करना पड़ेगा आने वाले वक्त के लिए। इससे हम थोड़ा सा बढ़ जाते हैं आगे, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत ख़राब है, पाकिस्तान की सूरत ख़राब है, राजनीतिक हालात ख़राब हैं, अमेरिका की भी मगर जो है हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। चूँकि कल वहाँ पर आप देखेंगे कि बड़ा जो ट्रंप समर्थक हैं वो बड़ी वाशिंगटन में रैली करने जा रहे हैं। ट्रंप ने कहा है कि मैं रैली को ज्वाइन करूंगा और वहाँ लोगों को आकर हौसला बढ़ाऊंगा। दोस्तों ये बात याद रखिएगा कि ये ऐसा नाजुक वक्त है दुनिया के लिए, जब अमेरिका में अगर ये वाशिंगटन में लाखों की भीड़ आएगी, अगर ये भीड़ जो है वो लाखों के बजाय करोड़ों में बदल जाती है, और अगर ये भीड़ में कहीं छुटपुट दंगेबाजियाँ शुरू हो जाती है, आगजनियाँ शुरू हो जाती है, तो आप ये समझिएगा कि अमेरिका की स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगी। आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण अमेरिका एक उस हालात में पहुंच जाएगा जहां से शुरुआत हुई थी यूएसएसआर के टूटने की और स्थितियां बिगड़ने की, क्योंकि लोग आपस में बंटना शुरू हो जाएंगे, खेमे बन जाएंगे, नस्लवाद बढ़ जाएगा। और ये स्थितियां धीरे 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 जिस तरीके से इन्होंने तमाम दुनिया में, सीरिया में और इन तमाम इलाकों में अपने लोगों को चुना है और उनको प्लांट करके इन देशों को तोड़ा है, तो वो सूरत हाल खुद अमेरिका के अंदर भी हो सकती है। ऐसी संभावनाएं हैं, बाकी तो आने वाला वक्त बताएगा कि क्या है, मगर ये एक डर भी लगा हुआ है। इस डर को अगर हम कनेक्ट करें अपने बेका से, तो एक तरफ तो हमारे पास सिचुएशन है कि हम पाकिस्तान को इस वक्त दबोचें और चीन को पीछे हटाएं, चूँकि चीन जो है वो एक तो
37-38 हज़ार किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन पर मौजूद है हमारी। ऊपर से वो कहता है हमारी सेनाएं हट जाएं। तो ऐसे में शायद ये सही वक्त है कि चीन को भी सबक सिखा दिया जाए और पाकिस्तान को भी सिखा दिया जाए। इसमें हम सक्षम हैं। अब तो हमारे पास और भी रफेल आ गए हैं और आधुनिक तकनीक, और इजराइल जो है वो भी हमारे साथ मजबूती के साथ खड़ा है। अमेरिका अलबत्ता वो अपनी जगह पे उलझ सकता है, फंस सकता है, चूँकि पोम्पियो जो है वो निकलने वाले हैं अभी पूरे वर्ल्ड के टूर पर, जहां पर वो ये बाइडन के लिए आगे आने वाले दिनों में परेशानियां ख़राब करने की, क्योंकि अभी 2021 जनवरी तक, यानी कि 20 जनवरी तक ट्रंप अभी वहाँ के प्रेसिडेंट रहेंगे और पूरी अधिकारों के साथ रहेंगे। और पोम्पियो इसमें वो निकल रहे हैं तमाम दुनिया की सरकारों से मुलाकात करने के लिए और कुछ स्ट्रैटेजिक और रणनीतिक ऐसे समझौते करने के लिए जो बाइडन को जो है वो तकलीफ में डालें। अलबत्ता बाइडन के आने के बाद क्या होगा, इस पर अलग से जो है एक प्रोग्राम, एक तबसरा ज़रूर करेंगे। मगर फिलहाल जो हम थोड़ा सा इंटरनेशनल सिनेरियो है उसको समझने की थोड़ा कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि यानी कि बाइडन या अमेरिका की स्थितियां फंस सकती हैं, सिचुएशन फंस सकती है। अलबत्ता बाइडन आने के बाद क्या होगा उस पर हम अगले प्रोग्राम में बात करेंगे। यहाँ अभी हम इतनी बात ज़रूर कर लें कि भारत में आज का दिन बड़ा खुशियों का है। आज एक पॉजिटिव साइन आया है, सेंसेक्स भी हमारा जो है वो पॉजिटिव साइन कर रहा है। और एक और सबसे अच्छी बात है, दिवाली के दिन तमाम बाज़ारों में भारी भीड़ है, लोग कंधे से कंधा मिलाकर ख़रीद रहे हैं। भारत की मईशत को, भारत के कारोबार को और भारत की तरक्की को जो है वो काफ़ी जो है उत्साह के साथ बढ़ाने के लिए आगे बढ़े हैं। इसमें दो चीज़ें आप समझ लीजिएगा कि इन बाज़ारों में अचानक इतनी रौनक क्यों लौटी, क्योंकि कोविड-19 अभी भी है। जो इजाफा है बीमारों का वो होता जा रहा है, मरने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, सरकार की चेतावनियां बढ़ रही हैं, ऐड बढ़ रहा है। मगर फिर भी दिवाली के दिन लोग इतने उत्साह के साथ अपने हिंदुस्तान को खड़ा करने के लिए, अपने दुकानदार भाइयों को सपोर्ट करने के लिए, आत्मनिर्भर भारत को प्रधानमंत्री के आह्वान पर क्यों बेसिक निकले हैं, इसकी वजह समझ लीजिए। चूँकि प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा चल रहा है, खुशी की बात है कि लोग निकले हैं। और इसकी वजह सीधी बात यह है कि बिहार में जिस तरह की जीत हासिल की है भारतीय जनता पार्टी ने, तो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थोड़े से नर्वस थे, क्योंकि बिहार की जो रिपोर्ट आ रही थी, जो सर्वे रिपोर्ट आ रही थी, जब बिहार के लोगों से बात की जा रही थी तो लगभग 70% लोग काफ़ी गुस्से में थे, सत्ता बदलना चाहते थे। और वो जो है पूरी तरह से जो रिपोर्टें आ रही थी कि 180 तक महागठबंधन को सीटें सर्वों में मिल रही थी। इवन जनता से हमने भी अपने पत्रकारों से बात करवाई तो 70-72% लोगों का मानना ये था कि हमें सत्ता को पूरी तरह से इस वक्त बदलना ही पड़ेगा और हम बदलाव चाहते हैं। फिर अचानक जो है प्रधानमंत्री जी का चेहरा देखा और उसके जो अपना एक मैग्नेट है वो उस मैग्नेट ने काम किया और तमाम जो है वो सबका मन परिवर्तन हो गया और भारतीय जनता पार्टी ने वहाँ भारी जीत हासिल करके सब स्पष्ट बहुमत के साथ अपनी सत्ता बना ली है, बनाने जा रही है। तो दोस्तों ये एक बड़ी खुशी की बात है, कमाल का मैग्नेट है वो, जो सामने आते ही सार अपना मन बदल गया और ये जीत से उत्साहित है। ये एक संदेश गया है जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर है, जो समर्थक है, जो लगातार बढ़ रहा है, जो बढ़ता ही चला जा रहा है, उसके लिए एक संदेश है कि अब प्रधानमंत्री जी इतने मजबूत हैं कि आपका जहां पर उनकी शक्ल दिखाई देगी वहां पर वोटिंग जो पैटर्न है वो लोग अपने आप बदल जाएंगे, हिप्नोटाइज हो जाएंगे। चाहे वो जितनी नफरत करते हो, उनका हाथ खुद ब खुद मोदी जी के प्यार में उठेगा और वोटिंग मशीन पे जाएगा और कमल को वोट चला जाएगा। ये कमाल की बात है। ये जो संदेश गया है इससे भारतीय जनता पार्टी और एक सेंटिमेंट जो है वो पूरी तरह मजबूत होने जा रहा है, लगातार मजबूती की तरफ बढ़ेगा और ये झंडे जो हैं वो आपको सड़कों पर नजर आएंगे और ये अति उत्साह में बदलने का जो खुशी है, मैं खतरा नहीं कहूँगा, अंदेशा जो है, अंदेशा भी नहीं कहूँगा कि ये खुशी है कि ये अति उत्साह में बदल जाएगा और ये अति उत्साह में बदलने के बाद जो है वो एक पहलवान की छाती चौड़ी होती है और वो जो एक आपको जो अभी बाज़ारों में भी आपको रिएक्शन दिखाई दे रहा है, चूँकि जो आपको ईद को नहीं दिखाई दिया था, जो आपको रमज़ान में दिखाई नहीं दिया था, जो आपको दुनिया भर के क्रिसमस या दूसरे त्योहारों पर आपको दिखाई
दिखाई नहीं दिया था, ये अब दिवाली पे आपको पूरी तरह से दिखाई दे रहा है और इतने उत्साह के साथ दिखाई दे रहा है कि लोगों के, मुझे लग रहा है कि जितना बाजार में इस वक्त मैं पब्लिक को देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि घरों में जितना पैसा रखा था सब उठाकर वो जो है बाजारों में ले आए हैं ताकि दुकानदार भाइयों को पैसा का भला हो। और सब भीड़ में जो है पूरी तरह एक दूसरे से घिच-पिच नजर आ रहे हैं। ये दिखाने के लिए एकता में इतनी ताकत है कि एकता अगर हो तो कोविड-19 भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कुछ कर ही नहीं सकता। कोविड-19 जो है, चाहे सरकार जितनी चेतावनी दे, प्रधानमंत्री जी चेतावनी दे या कोई भी चेतावनी दे कि आपको सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है या नहीं करना है, बट ये उत्साह का, ये और जीत के जश्न का और जो आत्मविश्वास है लोगों का, उसका एक सबूत जो है आपको बाजारों में देखने के लिए मिल रहा है। तो दोस्तों, कुछ नज़रियात, एक बात मैं अपने प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर कहते हुए चलता हूँ कि ये जो करंट सिनेरियो है वो मैंने आपको बताया। इस करंट सिनेरियो में छोटा सा एक और ख़बर आपके लिए जोड़ता हुआ चलूँ, क्योंकि लगभग अभी जो तेल के रेट डाउन हुए हैं, जो तेल की स्थितियाँ ख़राब हुई हैं, इस तेल की स्थितियों में सऊदी अरब का लगभग 27 बिलियन डॉलर जो है वो नुकसान हो चुका है। 27 बिलियन डॉलर इस महीने में, मतलब इस दौरान जो है नुकसान हो चुका है, तेल में घाटा हो चुका है और ये घाटा बढ़ जाएगा। जो घाटा ट्रिलियंस में नुकसान होने की संभावना है। इसका मतलब अभी चूंकि अभी तक किसी मसले पर नहीं पहुँचे हैं, कोई कंटिन्यूटी नज़र नहीं आती है, मगर जब तक ये तेल के घाटे पूर्ति को संभालने की बात की जाती रहेगी तब तक दुनिया, जिस तरह मैंने कल अपने प्रोग्राम में आपको बताया था कि दुनिया 5वीं दुनिया में कदम रख चुकी है और उस 5वें नज़रियात में जो है तेल का कोई कंसेप्ट नहीं है। अलबत्ता यहाँ फिर सब इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है और सब कुछ डिजिटल पाइपलाइन से गुजरेगा और ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम बदल जाएंगे और ये होने जा रहा है। तो यहाँ तेल से हटकर ही कोई बात करनी होगी, जिसमें मुझे लगता है कि इजराइल जितनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है अपने दोस्तों को, जैसे भारत की भी मैंने आपकी बात बताई, आपने मुस्लिम भाइयों को जो है वो अरब ममालिकों को पूरी तरह से जोड़ चुका है, लगातार संधियां करता जा रहा है और अपने भाई की जो है इजराइल की हिमायत में आपने देखा होगा कि इमरान खान का बयान आया है कि मुझ पर भारी दबाव है कि मैं इजराइल को तस्लीम करूं। दोस्तों, आखिरी सेंटेंस में आपको एक पैगाम देते हुए चलता हूं। वो पैगाम ये है कि मैं तमाम उन देशों को जानता हूं, अफ्रीकन देशों को मैंने इस्टेब्लिशमेंट से बात की है, अब मैंने ऐसे इस्टेब्लिशमेंट से बात की, ऐसे सरकार में रहे हुए उन ऑपरेटर्स से बात की है जो डायरेक्ट इन लोगों से डील करते थे। उन लोगों से बात करने के बाद नतीजा ये निकलता है कि अफ्रीका के मुस्लिम देश भारी बेईमाने पर चलते हैं, उनको बहुत कमीशन चाहिए और इसीलिए आपने देखा होगा कि अफ्रीका के देशों में किस तरह के डिस्प्यूट पाए जाते हैं। वहाँ भी आतंकवाद है, गल्फ में भी आतंकवाद है, जहाँ मुस्लिम देश है वहाँ जहाँ अनस्टेबिलिटी है हर जगह पर। इसके पीछे अलग से एक प्रोग्राम करके समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर मुझे जो है इसी प्रोग्राम में नोट कर दीजिएगा। मैं बताऊंगा किन कारणों से है। अगर आपको चाहिए कि मैं उस पर एक प्रोग्राम करूं तो इंशाल्लाह ज़रूर करूंगा। फ़िलहाल मुझे इस प्रोग्राम में मुझे इजाज़त दीजिए और 4 TV देखते रहिए। ज़िंदा रहे तो इंशाल्लाह फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।